फर्स्ट फेज की हकीकत ये है कि इनके अपने ही लोग वोट का टाइम खत्म होने से पहले, काफी पहले अपनी जगह छोड़ चुके थे। ये फर्स्ट फेज की कहानी है, काफी सारी विधानसभाओं में ऐसा हुआ है। तो इसलिए सेकंड फेज में इतने बड़े बड़े दावे इसलिए किए जा रहे हैं ताकि इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे सिर्फ। और मैं आपको बताता हूं, पिछली बार फर्स्ट फेज में इनकी सीटें थी 59, आपकी बार 8 से 9 सीट इनकी कम होने जा रही है फर्स्ट फेज में ही। ठीक है। और किसी भी हालत में वो उससे ऊपर आ नहीं सकते। और सेकंड फेज में तो ये लगभग साफ है, 18 सीटें इनकी पहली थी, 12 से 13 सीटें इनकी आएंगी सेकंड फेज में मैक्सिमम। ठीक है। और चुनावी नतीजे 4 तारीख को फैक्चुअल बात करते हैं, थोड़ा फैक्चुअल बात करते हैं। पहले मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 90, 92 ऐसे जाता था, और उसका नतीजा क्या होता था कि जो कलकत्ता का, मतलब सॉरी, पश्चिम बंगाल का जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज होता था वो अच्छा रहता था, काफी ज्यादा अच्छा रहता था दूसरे राज्यों की तुलना में। तो इस बार हमने एक पैटर्न देखा है, वो आपने भी देखा होगा क्योंकि चुनाव आयोग ने डेटा रिलीज कर दिया, सबके सामने है कि जो हिंदू डोमिनेंट वाली सीटें हैं, हिंदू बहुल सीटें हैं, हिंदू वोटर भी ह्यूज टर्नआउट में निकला है। तो क्यों ना माना जाए कि वो बीजेपी का परंपरागत वोटर है। अभी भी मौजूदा स्थिति में 50% में अभी भी बीजेपी के पास है। तो एंटी इनकम्बेंसी, हिंदुत्व की वेव क्यों नहीं उसको घर से बाहर निकालने में कामयाब हुई होगी, और ये उनके हक में क्यों नहीं गया होगा? अरे हिंदू वोट सारे यदि इनके होते तो हम कहाँ हैं? हमारा तो बेस ही बंगाली और हिंदू वोट हमारा तो बेस ही है जो है, और मुस्लिम वोट भी हमारा बेस है। 294 की असेंबली में 217 सीट लानी या उससे ज्यादा सीटें लानी किसी एक कम्युनिटी के दम पर है क्या? इसका मतलब है राज्य की हर कम्युनिटी ने, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों ने हमारी सरकार को समर्थन दिया है। और 2024 में लोकसभा चुनाव में इनको 18 से 12 सीट आने का मतलब है इनके अपने जो परंपरागत वोटर थे वो इनकी चाल चरित्र और चेहरे को समझ चुके हैं, इनसे वापस आ रहे हैं। और इस बार देखिएगा 18 से 12 के प्रोपोर्शनेट में भी इनके सीटें कमेगी, ठीक है, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, मैं सेकंड फेज का एनालिसिस भी करूंगी। सेकंड फेज में आप कहां से, ठीक है, बीजेपी के शर्मा जी आप बोले, वो बोले, सबको मौका दे रही हूं, लेकिन मैं अब सेकंड फेज के एनालिसिस पर आऊंगी। उससे पहले एक छोटा सी रिएक्शन में सुदर्शील घोष जी से पूछना चाहती हूँ। सुदर्शील घोष जी हमारे साथ एडिटर प्रियो बंधु मीडिया ग्रुप के इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुदर्शील जी, ठीक है, पार्टियों के पास तो भाई जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके रखना है। सेकंड फेज में अभी वोटिंग बाकी है और हर कोई जीत का दावा करेगा ही, और बनता भी होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो जिस तरह का वोटर टर्नआउट हमने हिंदू डोमिनेटिंग सीट्स पे देखा है, ये पैटर्न आपने पहले कई चुनाव कवर किए होंगे, इससे पहले कभी ऐसा इस तरह का पैटर्न आपको हिंदू डोमिनेटिंग सीटों पर मिला देखने को? नहीं, मैं एक प्रश्न के शर्मा जी, सुदर्शील घोष जी से पूछ लूं एक सवाल कि यदि आपके पास इतने कॉन्फिडेंट हैं तो कल आपने चुनाव आयोग के अगेंस्ट महाभियोग क्यों लाया? ठीक है के शर्मा जी, ये सवाल पूछूंगी मैं, डेटा पे बात कर लूं आज प्लीज। ठीक है, मैंने सबसे पहले ही सवाल उनसे वही पूछा था, उन्होंने जवाब दे दिया। अब सुन लीजिए सुदर्शील घोष जी, आपको जवाब दे अरे भाई स्पीकर ने। एक मिनट के शर्मा जी, लेट्स टॉक ऑन डेटा ऑफ द सेकंड फेज प्लीज। सुदर्शील जी आप एक छोटा सा जवाब दें, उसके बाद फिर हम डेटा दिखाएंगे, और वो डेटा मैं इन दोनों नेताओं के सामने रखूंगी और आपके सामने भी रखूंगी कि सेकंड फेज में आखिर कमल खिलेगा तो कैसे खिलेगा। लेकिन जो हाई वोटर टर्नआउट है फर्स्ट फेज का हिंदू डोमिनेटिंग सीटों में, क्या वही बीजेपी के कॉन्फिडेंस की वजह है? देखिए, मैं जो चुनाव है वेस्ट बंगाल का चुनाव 1998 से फॉलो कर रहा हूँ। तो वेस्ट बंगाल चुनाव छोड़ दीजिए, इंडिया का किसी भी चुनाव आप ले लीजिए, इतना हाई टर्न अराउंड कभी नहीं हुआ। तो इससे एक बड़ा रीजन ये भी आ रहा है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इस बार हम नहीं वोट डालेंगे तो एसआईआर के बाद ये पहले वोट है, सो वहां पर बाद में हमारा नाम काट जाए, ये एक डर काम कर रहा है। बट ये जो डर काम कर रहा है, हमारा जो एग्जिट पोल के लिए टीम कर रहा है, उससे जो फीडबैक आ रहा है वो मेनली मुस्लिम कम्युनिटी में आ रहा है।